नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में नया मोड़ आ गया है। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेता पर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए दुष्कर्म के आरोपी को भानु प्रतापपुर में टिकट देने के आरोप लगाए। मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेता पर दुष्कर्म का आरोप लगाया, निशाना साधा। कांग्रेस का आरोप है कि ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ नाबालिग बच्ची के रेप और देह व्यापार की धाराएं दर्ज हैं। ब्रह्मानंद नेताम पर जमशेदपुर के टेलको थाने में एफआईआर फाइल है। अब इस खबर के आते ही भानु प्रतापपुर उपचुनाव में सियासी हलचल तेज हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 15 साल की बच्ची के बलात्कार और देह व्यापार में धकेले जाने के मामले में एक अभियुक्त ब्रह्मानंद नेताम को भाजपा ने भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया। भाजपा प्रत्याशी ने झारखंड में पॉक्सो एक्ट में दर्ज अपराध को निर्वाचन शपथ पत्र में किसके कहने पर छुपवाया। वहीं भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने कहा कि आज जब मैं चुनावी मैदान में हूं तो हार के डर से कांग्रेस मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। अगर मुझ पर कहीं आपराधिक मामला दर्ज होते तो नामांकन फॉर्म में उससे जरूर दर्ज करता। बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, देह व्यापार में धकेलने, नाबालिग का देह शोषण का अपराधी है। ब्रह्मानंद नेताम मामले में नाबालिग बच्ची के बलात्कार और देह व्यापार में धकेलने की लगी है धाराएं। निर्वाचन नाम निर्देशन पत्र में नेताम ने छुपाई है आपराधिक जानकारियां। ब्रह्मानंद नेताम जैसे आरोपी भाजपा के लोग हमेशा गलत काम करते आते हैं और गलती को छुपाते आते हैं। वो आज दिख गया है कि उनकी कथनी करनी क्या है, वो दिख गया है। उनके चाल चरित्र क्या है वो आप लोगों के बीच में आ गया है। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरह से आरोप लगा रहा है वो बेबुनियाद है। मैं कभी न जमशेदपुर गया हूँ। ये 2000 की मामला बता रहा है, 2019 की मामला बता रहा है। अगर ये मामला रहता, मेरे को पता रहता तो मैं अपने स्वतंत्र था, मुझे गिरफ्तार कर लेते। ये मेरी जानकारी भी नहीं थी। आज भानु प्रतापपुर विधानसभा की उपचुनाव हो रहा है। ये इनकी हार की जब चुनाव आता है और आरोप लगाना इनकी आदत में है, इनके स्वभाव के अंदर में। मैं मोहन मरकाम जी से पूछना चाहता हूं कि 2019 की बात कर रहे हैं, आप ही की सरकार थी भाई केंद्र में, यहाँ राज्य के अंदर में क्या कर रहे थे आप? आज 2022 में खड़े हैं। जब वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बन रहे हैं तो उनके चरित्र हनन करना, ये कांग्रेस जो है अपराध का काम कर रही है। तो सो रही थी पुलिस और सो रहा था प्रशासन और सो रहे थे मोहन मरकाम और उनकी सरकार, और आज ये बात कर रहे हैं तो ये अशोभनीय है। इस प्रकार से एक आदिवासी भाई को बिलासपुर में सनसनीखेज मर्डर का मामला सामने आया, जिसके बारे में सुनकर पूरा छत्तीसगढ़ सिहर उठा। पैसों के लेन देन में इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आरोपी सोच रहा था कि वो शातिर है, इसीलिए आसानी से लाश को ठिकाने लगा देगा और
कभी भी उसकी करतूतों का खुलासा नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। पुलिस की तफ्तीश ने पूरे मामले की परतें खोल दी और सामने आया वो सच जो हैरान कर देने वाला था। बिलासपुर शहर अब धीरे धीरे आधुनिकता का लिबास ओढ़ता जा रहा है। इसी आधुनिकता में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। बिलासपुर शहर के दयालबंद इलाके में भिलाई से आई एक युवती अपने आने वाले सपनों को साकार करने के लिए हॉस्टल में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। चूंकि परिवार की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी, इस वजह से वो अपनी पढ़ाई का खर्च कभी ट्यूशन के जरिए तो कभी कुछ शेयर मार्केट में पैसा लगाकर जुटाया करती थी। कोचिंग लगभग खत्म हो चुकी थी। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त दयालबंद इलाके में संचालित सिटी फार्मेसी में युवती कोचिंग आते जाते समय अपने वाहन को वहीं दुकान में पार्क करके जाती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात दुकान संचालक आशीष साहू से होती है, जो उसे शेयर में पैसा लगाने की सलाह देता है। बस यहीं से युवती शेयर में पैसा लगाना शुरू करती है। शुरुआत में अच्छा फायदा होने से दुकान संचालक और युवती के बीच एक सौदा तय होता है, जिसमें उसे दुकान संचालक ने 12 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए कहा और करीब 3.5 लाख रुपए फायदा होने पर उस रकम को आधा आधा बांट लेने का समझौता दोनों के बीच होता है। लेकिन शेयर में घाटा होने से दोनों के बीच अनबन शुरू हो जाती है। युवती लगातार उसे पैसों की मांग करती है, क्योंकि उस पर भी लोगों को पैसा लौटाने का दबाव था जिनसे युवती ने पैसा लिया था। फुटेज वगैरह से पता चला कि 15 तारीख को प्रियंका सिंह सिटी फार्मेसी दयालबंद में उनकी दुकान पर गई थी और कुछ देर तक बैठी रहीं और एक बार फिर निकली, फिर गई, फिर निकली, फिर गई, उसके बाद दोबारा नहीं निकली। तो थोड़ा सा संदेह उसी समय सिटी फार्मेसी वाले पर हुआ था, किंतु परिवार वालों के द्वारा ये बताया गया कि वो किसी लड़के के साथ बैठ के मोटरसाइकिल में जाती हुई दिख रही हैं करके, तो थोड़ा सा उसमें गुमराह हुए। बाकी उस लिंक को छोड़ के फिर पुनः वापस सिटी फार्मेसी वाले आशीष साहू से पूछताछ किए, जिसके खाते के संबंध में जानकारी मिलने पर कि उसका और प्रियंका सिंह का ट्रांजैक्शन करीब 19 लाख रुपए दिख रहा था, जो अप्रैल 2022 से अब तक का था। तो उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि प्रियंका सिंह शेयर मार्केट में पैसा लगाया करती थी और करीब 4-5 लाख रुपए उनको लाभ भी हुआ था, किंतु अभी वर्तमान में दिवाली के समय करीब 11 लाख रुपए का उनको जो उनके पैसे थे शेयर मार्केट में डूब गए थे, जिसको प्रियंका सिंह आशीष साहू से मांग रही थी, जो आशीष साहू न देना पड़े करके गला दबाकर उनकी दुकान में हत्या कर दिया था। उधर 15 नवंबर को कोतवाली पुलिस को युवती के गायब हो जाने की खबर मिलती है। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर युवती की तलाश में जुट जाती है। सभी कड़ियों को जोड़ा जाता है। पुलिस की छानबीन जारी रहती है। भिलाई की रहने वाली है और यहाँ पढ़ाई करने के लिए श्री शांति पार्वती हॉस्टल है दयालबंद में, वहाँ रह के पढ़ाई कर रही थी। अच्छा, जहाँ पर कार पार्क की थी वो उसका घर है आरोपी का? कस्तूरबा नगर में आरोपी का घर है। कुछ और भी लोग रहते हैं वहाँ पे परिवार के? हाँ, उनके परिवार के और उनके कुछ किराएदार भी रहते हैं। कुछ जानकारी थी कि ऐसा कुछ हुआ? इस संबंध में उनको किसी प्रकार कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस की तफ्तीश ने आगे जाकर ऐसा राज खोला कि हर कोई हैरान रह गया। ऐसा राज जिसे सुनकर पूरा छत्तीसगढ़ सिहर गया। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, बिलासपुर। गुमशुदगी की रिपोर्ट के आधार पर गुम युवती की तलाश में जुटी पुलिस को यह पता ही नहीं था कि कातिल खुद युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने युवती के भाई के साथ थाने पहुंचा था। यहां तक कि कई बार पुलिस आरोपी युवक के दुकान भी पहुंचती है, लेकिन खाली हाथ वापस लौट आती है। आखिरकार पुलिस को सुराग मिला और पूरे मामले का खुलासा हो गया। पंद्रह नवंबर को गुम युवती की तलाश में जुटी पुलिस माथापच्ची कर रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ खाली ही थे। जिस मेडिकल दुकान में युवती का आना जाना था, पुलिस उस जगह पर गई थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। युवती का फोन स्विच ऑफ था। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया, जिसमें युवती मेडिकल शॉप में कई बार आते जाते हुए नजर आती है। 5वीं बार युवती मेडिकल शॉप आई जरूर, लेकिन लौटते हुए दिखाई नहीं दी। इस दौरान एक फुटेज में एक बाइक में जाते हुए दिखाई देने के बाद पुलिस ने उस रास्ते के सीसीटीवी फुटेज को देखा, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। थकी हारी पुलिस कई तरफ हाथ पैर मार रही थी और इसी बीच कोतवाली के थाना प्रभारी ने मेडिकल दुकान संचालक और अकाउंट की जांच शुरू की,
जिसमें पुलिस को ऐसी जानकारी मिली जिससे पुलिस की राह आसान हो गई। बस फिर क्या था, पुलिस ने शनिवार को मेडिकल संचालक आशीष साहू को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस ये जानना चाह रही थी कि लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन मेडिकल संचालक और युवती के अकाउंट से क्यों हुआ, जिसके बाद जो जानकारी सामने आई उसने पुलिस को भी चौंका दिया। को खोजबीन जारी की गई थी। खोजबीन के दौरान पता चला कि प्रियंका सिंह और जो फार्मेसी है सिटी फार्मेसी जो आकाश साहू चलाता है, और उसकी फार्मेसी में जो दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन था, काफ़ी लंबा ट्रांजैक्शन दिख रहा था, करीब 19 लाख रुपए। तो उस संबंध में आशीष साहू को जब थाना लाकर पूछताछ की गई और कड़ाई से थोड़ा पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि उसने दिनांक 15/11/2022 को ही प्रियंका सिंह को अपनी दुकान में मर्डर कर दिया था। पूरा मामला शेयर मार्केट में रुपए लगाने और उससे हुए नुकसान से जुड़ा था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी मेडिकल संचालक आशीष साहू ने अपना अपराध कबूल करते हुए ये स्वीकार कर लिया कि युवती की हत्या उसने ही की है। दरअसल 15 नवंबर को युवती जब दुकान पर पहुंची तो आशीष साहू से रुपए के लेन देन को लेकर बहस शुरू हुई। शोर शराबे को देखते हुए आरोपी ने युवती को दुकान के अंदर बातचीत के लिए बुलाया और दुकान का शटर बंद कर युवती का गला दबाकर उसे मौत की नींद सुला दी। युवती चीखे नहीं, इसीलिए दुकान से रुई के बंडल से रुई निकालकर उसके मुंह में डाल दी ताकि वो शोर न मचा सके। दिनांक 19/11/2022 को आशीष साहू को पूछताछ के लिए थाना लाया गया था। जो कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि उसके द्वारा प्रियंका सिंह की गला दबाकर उसके दुकान में हत्या कर दी गई है और करीब 4 दिन तक वो अपनी दुकान में ही बॉडी को रखा था। 19 तारीख के ही सुबह 4 बजे फुटेज में भी वो आ चुका है, अकेला अपनी कार में बॉडी को रख के वो अपने घर कस्तूरबा नगर स्थित अपने घर ले जाकर बाड़ी में गाड़ी को खड़ा कर दिया था। 15 नवंबर को युवती की हत्या करने के बाद मेडिकल संचालक ने लाश को फ्रिज के पीछे छिपा दिया और इसके ऊपर इंजेक्शन के कार्टन रख दिए ताकि किसी को कुछ पता न चले। यही वजह है कि 16 नवंबर को पुलिस जब दुकान पर युवती की जानकारी लेने पहुंची तो पुलिस की नजर वहां नहीं गई। सबसे खास बात यह है कि 16 नवंबर को बाकायदा आरोपी दुकान खोलकर दुकान चलाता रहा, किसी को पता न चले इसके लिए दुकान में परफ्यूम और अगरबत्ती का इस्तेमाल करता रहा। शनिवार को जब पुलिस ने उसे हिरासत में लिया तो दुकान से घर तक लाश को लाने की कहानी आरोपी ने बयां कर दी। पुलिस के मुताबिक अगर शनिवार को पुलिस उसे हिरासत में नहीं लेती तो रविवार को आरोपी लाश को ठिकाने लगाने की फिराक में था। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 बिलासपुर। जो घर उसके होने से गुलजार हुआ करता था, आज वहीं का सन्नाटा मानो हर किसी को काटने के लिए दौड़ रहा है। प्रियंका यहीं रहती थी, यहीं उसने सपने संजोए थे, लेकिन सपनों का अंत ऐसा होगा किसी ने सोचा तक न था। ये घर, ये गली, ये मोहल्ला और यहाँ का सन्नाटा हर किसी को काटने के लिए दौड़ रहा है। जो हुआ उस पर किसी को यकीन तक नहीं हो रहा। हर कोई ये सोच रहा है कि काश ये सब झूठ होता, काश सब पहले की तरह हो सकता। चेहरों पर छाई ये मायूसी उस दर्द की है जो कभी मिटने वाला नहीं। भिलाई के सेक्टर 7 स्थित इस घर ही नहीं, पूरे मोहल्ले की चहेती थी वो जो अब कभी लौट कर नहीं आएगी, क्योंकि उस प्रियंका के जाने के साथ ही उसके सपने भी तार तार हो चुके हैं। बिलासपुर में प्रियंका के साथ हुई जघन्य वारदात के बाद घर वालों के साथ ही पूरी भिलाई के लोगों में गुस्सा है। बचपन से इसकी इच्छा एक थी कि मेरे को कुछ बनना है, मतलब बड़े पद में बैठना है, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे IAS IPS बनना है। इस बच्ची की इच्छा थी। इसी कारण मैं मेहनत करना बहुत चाहती थी और हमेशा जब भी इसको कुछ सर्टिफिकेट जारी बाहर जाना रहता था, कुछ लिखवाना रहता था,
जनरली जिस तरह मैं 20 साल से जनप्रतिनिधि हूँ तो जनरली हमेशा आती थी, चाचा मेरे को बहुत आगे बढ़ना है, बहुत पढ़ना है, मेरे को वो मदद चाहिए, जैसा भी हो, मतलब उसकी एक इच्छा थी कि पढ़ना है। ये प्रियंका जो है हमारे परिवार की सबसे अच्छी बच्ची में से गिनती होता था और ये हमारे समाज में होनहार बच्ची थी। ये वहाँ बिलासपुर में कोचिंग करने के लिए पीएससी की तैयारी कर रही थी और उस दरमियान जो है मेडिकल स्टोर के किसी साहू नाम के साहू से उसका परिचय हुआ और उसका दुरुपयोग करके उसने जो है उसे गलत ट्रैक में ले जा करके उसकी पढ़ाई के साथ साथ में उसको मतलब अलग ट्रैक में ले जा करके उसको बदनाम कर दिया, बर्बाद कर दिया उसको। उसका सपना था कलेक्टर बनने का। सोचा था एक दिन आएगा जब वो सरकारी गाड़ी में घूमेगी, अपने घर वालों के सारे दुखों को दूर कर देगी। लेकिन आज वही प्रियंका जब अपने घर आई है तो इस शव वाहन में। ये बेजान शरीर देखकर हर किसी का दिल रो रहा है। जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता, बस उसके जाने के बाद आते हैं लोग जो उसे खो देने वालों को ढांढस बंधा रहे हैं। प्रियंका सिंह हमारे समाज की बच्ची थी, उसके साथ बहुत ही अन्याय हुआ उसके साथ, ठीक है। हम लोग फांसी की मांग करते हैं। ऐसे जो हमारी होनहार बच्ची थी जो पीएससी का जो पढ़ाई कर रही थी, बिल्कुल हम लोग चाह रहे हैं, हमारा पूरा समाज चाह रहा है कि ऐसे दरिंदे को फांसी होना चाहिए। एक आम मिडिल क्लास परिवार से आती थी प्रियंका। बचपन सुविधाओं के अभाव में बीता, लेकिन सपने थे कुछ कर गुजरने के। तभी तो मेहनत करती थी वो। पता था जिस मुकाम को वो चाहती है उसका रास्ता अच्छी पढ़ाई के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। तभी तो क्लास में अव्वल आती थी हमेशा। माँ निजी अस्पताल में नर्स का काम करती हैं, पिता निजी कंपनी में गार्ड हैं। इसी बात का हमेशा उसे ख्याल रहा, इसीलिए तो घर के खर्च को चलाने के लिए वो भी काम के लिए निकल पड़ी थी। ट्यूशन के जरिए चंद पैसे जुटाती थी और इसी रास्ते पर चलकर उसने BCA भी पूरा कर लिया। इस सपने के साथ कि अब PSC क्वालिफाई करना है, इसी सपने को संजोए वो चल पड़ी थी बिलासपुर की तरफ। उसे भरोसा था कि ये शहर उसे वो मुकाम देगा जो हमेशा से उसकी चाहत थी। माँ बाप पर बोझ ना पड़े, लिहाजा वो कोचिंग और हॉस्टल का खर्चा खुद ट्यूशन पढ़ाकर निकालती और इसी दौरान वो शेयर ट्रेडिंग के काम से जुड़ गई। यही वो मोड़ था जो उसकी जिंदगी में तूफान लाने वाला था। उसे पता नहीं था कि जिस आशीष साहू नाम के साथी के साथ मिलकर वो चंद पैसे जुटाना चाहती थी, वही उसको एक दिन मौत की नींद सुला देगा। अब इस घटना के बाद लोगों में काफी गुस्सा है। इस मामले को लेकर लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने और दोषी को सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। इधर इस वारदात के बाद भिलाई के सेक्टर 7 के इस घर में मातम पसरा हुआ है। मिथिलेश ठाकुर, भिलाई। ज्यादा जानकारी के लिए विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, कई सारे संजोए गए थे सपने प्रियंका द्वारा, कई सारी उम्मीदें थी अपने जीवन से, पर उसे क्या पता था आखिर इस मोड़ पर आकर जिंदगी रुक जाएगी। आखिर जो मांग लोगों द्वारा की जा रही है सजा देने की, प्रशासन कितना एक्टिव नजर आ रहा है और इंसाफ आखिर मिलने में कितना और समय लग सकता है? देखिए प्रियंका, ऋतु जांच जो है वो पूरी हो चुकी है और अब कल आरोपी को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। वहां से तय होगा कि उसे कितने दिनों की, हालांकि पुलिस अभी ऐसा रिमांड में लेगी ऐसी कोई जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि जितने कुछ सबूत पुलिस जुटा सकती थी वो इन दिनों में जुटा सकी पुलिस। ये ज़रूर है कि शुरुआती 4 दिनों में ज़रूर पुलिस थोड़ा सा गुमराह हुई, लेकिन शनिवार को अगर ट्रांजैक्शन नहीं देखती
तो पुलिस भी ये मानती है कि वो उस जगह तक पहुंच भी नहीं पाती और आरोपी अपने मंसूबे में इस तरह से कामयाब हो जाता कि उसने रविवार का दिन चुना था कि जब वो डेड बॉडी को ठिकाने लगा देता, और अगर डेड बॉडी को कहीं वो दूसरी जगह रख देता तो फिर उसके बाद पुलिस तक उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। तो ये तो बड़ी अच्छी बात थी कि शनिवार को पुलिस ने पहले उससे धर दबोचा ट्रांजैक्शन के जरिए और फिर उससे पूछताछ हुई, क्योंकि ट्रांजैक्शन ही एक रास्ता था पुलिस के पास में। इसके अलावा जो भी कुछ सबूत थे वो सब कुछ हवा में नजर आ रहे थे और ट्रांजैक्शन इतना बड़ा कि पुलिस के भी कान खड़े हो गए कि आखिर 6 महीनों के दौरान ऐसा क्या हुआ कि जो ट्रांजैक्शन हुआ दोनों के बीच में रकमों का, उस बात को लेकर के पुलिस हैरान थी। और फिर आरोपी को उसने घर से गिरफ्तार किया और जब पूछताछ हुई तब आरोपी ने पूरा खुलासा किया। अब जहां तक लोगों की मांग है, निश्चित तौर पर आक्रोशित हैं लोग, दुख भी है और लोग परेशान भी हैं कि इस तरह का कृत्य जो हुआ उससे लोग अपना आक्रोश भी जाहिर कर रहे हैं और सजा की मांग भी कर रहे हैं। देखना होगा कि कल जब उसे कोर्ट में पेश किया जाता है तो पुलिस अपनी डायरी में क्या कुछ चीजें लेकर के जाती है और फिर कोर्ट आगे का रास्ता क्या देती है। और जहां तक रिमांड की बात होती है तो हो सकता है कि पूछताछ में अगर जरूरत पड़े तो पुलिस रिमांड पर भी ले सकती है अंदाज में इस आरोपी ने हत्या की है, अपने गुनाह छुपाने के लिए हर वो कोशिश की जो वो कर सकता था। प्रशासन भी एक्टिव है, आप बता रहे हैं। आखिर जो परिवार वाले लोग हैं उनके साथ किस तरह ढाढ़स बंधाया जा रहा है, कौन कौन मिलने पहुंचा, उनको किस तरह की मदद दी जाएगी, सहायता उनकी की जाएगी? देखिए, जहाँ तक स्थानीय प्रशासन की बात करें तो कोई ऐसा सामने तो नहीं आया। सुबह पुलिस ने डेड बॉडी के पीएम कराने के लिए अपनी तरफ से पहल की और फिर पीएम करा के डेड बॉडी को घर रवाना करने की जो कार्यवाही होती है वो शुरुआत की। जहाँ तक मदद की बात आप करें ऋतु, तो उसको लेकर के प्रशासन जो है वो फिलहाल चुप है और प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी चीज़ें आई भी नहीं है। पुलिस ही अपना रोल जो है इसमें अदा करती रही है कि 15 नवंबर को जो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई उसके बाद पुलिस लगातार जो है इस मामले की छानबीन करती रही और शनिवार को उसमें सफलता भी मिली कि जब आरोपी को हिरासत मिली और उसने अपना गुनाह कबूल किया। तो जहाँ तक प्रशासन की बात करें तो अभी ऐसी कोई पहल नज़र नहीं आती है प्रशासन की ओर से, लेकिन पुलिस प्रशासन की जहाँ तक बात करें तो पुलिस अपनी तरह से पूरे काम कर रही है, पूरी कार्रवाई कर चुकी है और उस मामले की तह तक भी पहुँच गई कि क्या कुछ था। और जैसा मैं बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि अगर कल पुलिस उसे हिरासत में नहीं लेती तो शायद जो शातिराना अंदाज था उसका वो अपने उस शातिराना अंदाज में कायम हो जाता। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रखे हैं। बहुत ही शातिराना अंदाज में आरोपी ने हत्या की, फिर कार में उस युवती का शव रखा और उसे ठिकाने लगाने की तैयारी में भी था, पर उससे पहले ही प्रशासन को सूचना मिल गई और धर दबोचा गया आरोपी को। फिलहाल पूछताछ सब कुछ हो चुकी है, शव बरामद कर लिया गया है। अब जो है आगे की प्रक्रिया होगी, कल जो है पेशी कोर्ट में देखने वाली बात होगी। कल के बाद कल के फैसला आखिर क्या आता है, उसके बाद क्या होता है, क्या पुलिस और ज्यादा रिमांड पर लेती है या सजा सुनाई जाती है कल ही। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।